हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अमिता सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लोगों की 8वीं प्रैक्टिस है। 7 प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से 7 प्रैक्टिस को ज़रूर देख लें। और प्रश्न में जैसे मैं आपको जो पढ़ाती हूँ या समझाती हूँ, अगर जो उसमें से आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जो है कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर किया करें। आज का पहला प्रश्न है कि बाल्यावस्था में बालक की लंबाई प्रतिवर्ष लगभग कितनी बढ़ती है? 2 से 3 सेंटीमीटर, ये 4 नहीं है मेरे बच्चे, 5 से 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। 5 से 6 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 12 से 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप देखेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर। 2 से 3 सेंटीमीटर यह वृद्धि दर जो होता है ये किशोरावस्था से ठीक पहले देखी जाती है। कहाँ देखी जाती है? किशोरावस्था से ठीक पहले। इस समय शरीर अगले विकास यानी चरण के लिए, अगले विकास चरण के लिए तैयार हो रहा है। कहने का मतलब है कि बच्चे का वृद्धि और विकास जब रुकता है तो वह उस समय पोषण ले रहा होता है और फिर बढ़ना शुरू होता है, या बहुत कम पोषण मिलने से भी वृद्धि और विकास रुका रहता है। अब मेरी बात को समझना। अब जैसे बच्चा जब बढ़ता है तो बीच में एक बार रुकता है, ठीक ना। रुकता है किस लिए? शरीर को पोषण लेने के लिए। या तो शरीर को पोषण देने के लिए वह रुकेगा, और नहीं तो जैसे अगर उसको पोषण नहीं मिल रहा है तब भी उसका विकास जो है रुक जाएगा। 2 कंडीशन में उसका विकास रुकेगा, ठीक ना। या तो वह पोषण लेने के लिए रुकेगा कि मतलब एक बार बच्चा लंबा होता है फिर बीच में रुकता है, मतलब शरीर को उसको पोषण मिले, उसका शरीर जो है तंदुरुस्त हो। और दूसरी चीज, अगर रुकता है या तो उसके शरीर को जो है पोषण नहीं मिला रहता है तो उसका शरीर विकास नहीं करता है, उस कंडीशन में रुकता है, ठीक ना। 2 से 3 सेंटीमीटर जब ये बढ़ता है, मतलब ऑप्शन ए वाला जो है, तो ये तो आपका आंसर है नहीं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि 5 से 6 सेंटीमीटर। तो यह उत्तर बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष की सामान्य और स्वस्थ वृद्धि दर है। 5 से 6 सेंटीमीटर ये कब का है? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास जो है बहुत तीव्र न होकर स्थिर और नियंत्रित होता है। कहने का मतलब है कि उत्तर बाल्यावस्था में जो है शरीर जो है तेजी से जो है विकास नहीं करता है, मतलब बढ़ता नहीं हो, रुकता है, ठीक ना। इसे लगभग 2 से 2.5 इंच प्रतिवर्ष की वृद्धि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2 से 2.5 यानी 2.5 प्रतिवर्ष की वृद्धि भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि उत्तर बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष की उम्र के दौरान बच्चे की लंबाई हर साल औसतन 2 से 2.5 इंच बढ़ती है। कितना बढ़ती है? 2 से 2.5 इंच। जैसे किसी 6 साल के बच्चे की लंबाई इस साल मापी जाए, ठीक ना, तो अगले 7 साल की उम्र में उसकी लंबाई लगभग 2 से 2.5 इंच ज़्यादा होगी। कहने का मतलब है कि जब 6 साल का बच्चा था, जब उसकी लंबाई नापी गई थी तो जितना था, यानी अगले मतलब 1 साल के बाद जब वो 7 साल में जाता है बच्चा, इन दोनों के बीच की लंबाई उसकी कितनी होती है? 2 से 2.5 इंच होती है, ठीक ना। जो कि पूछा क्या है कि बाल्यावस्था में बालक की लंबाई प्रतिवर्ष लगभग कितनी बढ़ती है। तो हो सकता है कि ये ऑप्शन आंसर हो आपका, लेकिन अगला आंसर देखते हैं, मतलब ऑप्शन देखते हैं जो ये 8 से 10 सेंटीमीटर है। 8 से 10 सेंटीमीटर क्या कहता है कि यह तीव्र वृद्धि दर यानी किशोरावस्था के दौरान देखी जाती है। कब देखी जाती है? तो किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान जब बच्चे यानी 11 से 14 वर्ष की आयु में कदम रखते हैं, ठीक ना, तब हार्मोन्स के कारण, किसके कारण? हार्मोन्स के कारण लंबाई जो है अचानक तेजी से बढ़ती है। हार्मोन्स के कारण लंबाई जो है क्या होती है? तेजी से बढ़ती है। लड़कियों में यह उछाल लड़कों की तुलना में थोड़ा पहले आता है। कहने का मतलब है कि 11 से 12 साल की उम्र में
अक्सर लड़कियां अपनी उम्र के लड़कों से ज़्यादा लंबी दिखने लगती हैं, ज़्यादा लंबी दिखने लगती हैं, जबकि लड़के थोड़ा बाद में यानी लगभग 13 से 14 की उम्र में तेजी से लंबे होते हैं। कहने का मतलब है मेरे बच्चे कि पहले जो है लड़कियां बढ़ती हैं, ठीक ना, लड़कों की अपेक्षा पहले लड़कियां बढ़ती हैं, उसके बाद लड़के बढ़ते हैं। लड़कियां कब बढ़ती हैं? तो लड़कियां लगभग 11 से 12 साल की उम्र में बढ़ती हैं, 11 से 12 साल, और लड़के जो होते हैं वह 13 से 14 साल की उम्र में बढ़ते हैं, ठीक ना। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? 12 से 15 सेंटीमीटर। तो यह अत्यधिक वृद्धि दर शैशवावस्था, किसमें? शैशवावस्था, यानी 1 से 2 वर्ष की उम्र के दौरान होती है। जन्म के बाद पहले और दूसरे वर्ष में बच्चे का शरीर जो है सबसे तेजी से लंबा होता है शैशवावस्था में। इसके अलावा लड़कों में किशोरावस्था यानी 13 से 15 वर्ष के चरम विकास काल के दौरान भी ऐसी तेज वृद्धि देखी जा सकती है। कहने का मतलब है मेरे बच्चे कि शैशवावस्था, शैशवावस्था यानी 1 से 2 वर्ष, ठीक, या तो यहाँ तेजी से विकास करता है उसकी लंबाई, और नहीं तो फिर लड़कों में यानी किशोरावस्था में, किशोरावस्था में जो है इसकी वृद्धि तेज होती है, यानी सबसे तीव्र होती है, पहले शैशवावस्था में, उसके बाद किशोरावस्था में, ठीक ना। इसका आंसर है मेरे बच्चे कि 5 से 6 सेंटीमीटर, इसको 4 मत मानना, 5 से 6 सेंटीमीटर उसको बना लेना, ठीक ना। बाल्यावस्था में बालक की लंबाई प्रतिवर्ष लगभग कितनी बढ़ती है? तो 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़ती है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों के अनुसार बाल्यावस्था के अंत में किसकी लंबाई अधिक होती है? लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है, लड़कियों की लंबाई लड़कों से अधिक होती है, दोनों की लंबाई बिल्कुल समान होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे कि लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है। तो यह कथन जो है सामान्यतः वयस्क अवस्था या किशोरावस्था के अंत यानी 16 से 18 वर्ष के बाद में यह सही होता है। ये जो कहा गया है कि लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है, मैंने अभी अभी बताया ना कि 13 से 14 वर्ष की उम्र में जो है लड़कों की लंबाई बढ़ती है, ठीक ना। तो लड़के जब किशोरावस्था के अंत यानी 18 वर्ष के बाद लड़कियों से लंबाई में अधिक होते हैं। लड़के जो है लड़कियों की तुलना में देर से बढ़ना शुरू करते हैं, यानी सबसे पहले लड़कियां बढ़ती हैं, उसके बाद जो है लड़के बढ़ते हैं। हालांकि बाल्यावस्था के अंत यानी लगभग जो है 11 से 12 वर्ष की आयु में यह कथन गलत साबित होता है, क्योंकि इस उम्र में लड़के अपनी तीव्र वृद्धि की अवस्था में नहीं पहुंचे होते हैं, ठीक ना। जो ऑप्शन ए कह रहा है इसका मतलब कि ये ऑप्शन आपका गलत है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि लड़कियों की लंबाई लड़कों से अधिक होती है, यानी बाल्यावस्था के अंत में लड़के की लंबाई जो है कितना होता है? 138.3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और लड़की की लंबाई जो होती है वह 139.2 सेंटीमीटर होती है। ये दोनों डेटा जो है याद रखना, क्योंकि पूछता है खूब, ध्यान देना इस चीज़ को। लड़कों में 138.3 सेंटीमीटर, लड़कियों में 139.2 सेंटीमीटर होती है, जिससे अब ये स्पष्ट हो गया कि लड़कियों की लंबाई अधिक होती है, जो कि आपका आंसर है। अगला है कि दोनों की लंबाई बिल्कुल समान होती है। तो जन्म के समय या शुरुआती बचपन में लड़के और लड़कियों की लंबाई, लड़के और लड़कियों की लंबाई लगभग आसपास या समान हो सकती है, लेकिन बाल्यावस्था के अंत में दोनों के शरीर में अलग अलग समय पर, कब? अलग अलग समय पर हार्मोनल बदलाव होते हैं। कौन से बदलाव होते हैं? हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे विकास की दर बदल जाती है। इसलिए इस उम्र में दोनों की लंबाई बिल्कुल समान
नहीं रहती है। कहने का मतलब है कि दोनों की लंबाई जो है अलग अलग होती है। तो ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या है कि लड़कियों की लंबाई लड़कों से अधिक होती है। ठीक ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में बालक के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट, 85 बार प्रति मिनट, 100 बार प्रति मिनट, 120 बार प्रति मिनट। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे, 72 बार प्रति मिनट। तो 72 बार प्रति मिनट यानी जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है? किशोरावस्था में, या पूर्ण वयस्क हो जाता है, पूर्ण वयस्क हो जाता है, तो उसके हृदय की धड़कन जो है स्थिर हो जाती है। क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। एक सामान्य यानी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय जो है कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि 85 बार प्रति मिनट। ठीक ना। 85 बार प्रति मिनट यानी जैसे जैसे बच्चा बाल्यावस्था के अंतिम चरणों यानी किशोरावस्था के करीब पहुंचता है, बाल्यावस्था के अंतिम चरण या किशोरावस्था के करीब, किशोरावस्था के करीब पहुंचता है, तो उसके शरीर के विकास के साथ हृदय की धड़कन 100 से और कम होकर लगभग 80 से 85 बार प्रति मिनट के बीच आने लगती है। यानी पहले 100 रहता है, शरीर के विकास के साथ हृदय की धड़कन जो है 100 से और कम यानी उससे कम हो जाता है, लगभग 80 से 85 बार प्रति मिनट के बीच होता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि 100 बार प्रति मिनट। तो शैशवावस्था की तुलना में इस अवस्था में हृदय की धड़कन काफ़ी कम हो जाती है। शैशवावस्था की तुलना में इस अवस्था में, किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। ठीक ना। बाल्यावस्था में बालक के हृदय की औसत धड़कन जो है वह 100 बार प्रति मिनट मानी जाती है, जो कि आपका ऑप्शन हो सकता है यानी आंसर हो सकता है। ठीक ना। और डी क्या कह रहा है कि 120 बार प्रति मिनट। तो जन्म के समय यानी नवजात शिशु बच्चे के यानी जन्म के समय बच्चे के हृदय की धड़कन सबसे तेज लगभग कितनी बार? 140 बार प्रति मिनट, 140 बार प्रति मिनट होती है। इसके बाद धीरे धीरे कम होकर 1 से 3 वर्ष की उम्र में यह लगभग जो है कितना हो जाता है? 120 बार प्रति मिनट हो जाता है। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि बाल्यावस्था में बालक के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी बार होती है? तो 100 बार होती है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? 206, 270, 300, 350। सबसे पहले आप 206 को देखेंगे। तो 206 जो होता है यह एक वयस्क मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कुल हड्डियों की संख्या है। कुल हड्डियों की संख्या यानी वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। जब मनुष्य किशोरावस्था से वयस्क अवस्था में पहुंचता है तब तक शरीर की कई छोटी छोटी हड्डियां आपस में पूरी तरह जुड़ चुकी होती हैं। जब बचपनावस्था में होता है तब हड्डियां ज़्यादा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है धीरे धीरे किशोरावस्था या वयस्क में हो जाता है उसकी हड्डियां धीरे धीरे क्या होने लगती हैं? कम होने लगती हैं। और आपस में जो है ये क्या करती हैं? कम क्यों होती हैं? क्योंकि और जो हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ने लगती हैं। ठीक ना। जिससे अंतिम रूप से केवल 206 मजबूत हड्डियां ही बचती हैं, यही कारण है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? 270। तो 270 यह एक नवजात शिशु के जन्म के समय उसके शरीर में पाई जाने वाली न्यूनतम या शुरुआती अनुमानित हड्डियों की संख्या है। किसमें? नवजात शिशु में। ठीक ना। न्यूनतम या शुरुआती अनुमानित हड्डियों की संख्या मतलब पूर्ण रूपेण नहीं रहता है, मतलब एक अनुमान लगाया जाता है।
और जन्म के समय कुछ यानी चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार बच्चों के कंकाल में लगभग 270 हड्डियां गिनी जाती हैं। कितनी गिनी जाती हैं? 270 हड्डियां गिनी जाती हैं। ये हड्डियां बहुत लचीली होती हैं। कैसी होती हैं? लचीली होती हैं, जिन्हें कार्टिलेज या उपास्थि कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्टिलेज या उपास्थि। इसी उपास्थि का अंग्रेजी नाम है कार्टिलेज। ठीक ना। सी ऑप्शन क्या है इसका? 300। तो 300 क्या है? तो 300 यह सामान्यतः शिशु अवस्था या जन्म के ठीक बाद बच्चों में मानी जाने वाली मानक संख्या है। मतलब ये ज़्यादा करेक्ट है। 270 के बाद यानी 300 ज़्यादा सही है, मानक संख्या इसको माना गया है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपका आंसर होगा 300। ठीक ना। क्योंकि जन्म के समय कंकाल के कुछ हिस्से अलग अलग छोटे टुकड़ों के रूप में होते हैं। ठीक ना। और ये डी क्या कह रहा है? 350। तो यह बाल्यावस्था में हड्डियों की अधिकतम संख्या को दर्शाता है। किसमें दर्शाता है? बाल्यावस्था में। ठीक ना। और शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय हड्डियों के विकास की प्रक्रिया तेजी से चलती है। ठीक ना। इस दौरान कुछ नई अस्थियों का निर्माण होता है। जब बाल्यावस्था में बच्चा प्रवेश करता है तो कुछ नई अस्थियों का जो है निर्माण होता है और कार्टिलेज सख्त यानी उपास्थि जो है वह मजबूत होने लगते हैं। कार्टिलेज यानी उपास्थि जो है वह क्या होने लगते हैं? मजबूत होने लगते हैं, जिससे हड्डियों की संख्या बढ़कर लगभग कितना हो जाता है? 350 हो जाता है। बाद में उम्र बढ़ने के साथ ये आपस में जुड़कर फिर से कम हो जाती हैं। यानी कितना हो जाती हैं? 206 हो जाती हैं। कहने का मतलब चाहे वो शैशवावस्था रहे चाहे वो बाल्यावस्था रहे, इस अवस्था में हड्डियां ज़्यादा रहेंगी, लेकिन जैसे ही बच्चा जो है वयस्क या किशोरावस्था में पहुंचेगा तो उसकी हड्डियां 206 हो जाएंगी। अब एक चीज़ आप ध्यान देना, अब यहाँ रुकना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या सुनना है? कि जन्म के समय नवजात शिशु में कुल कितने हड्डियां होती हैं? तो 270 भी आपका सही है और 300 भी सही है। अब इन दोनों को पहले क्लियर कर लीजिए। अगर ऑप्शन में 270 है 300 नहीं है तो आपका आंसर 270 होगा। ठीक। अगर मान लीजिए 270 नहीं है, ऑप्शन में 300 है, तो ये तो ज़्यादा करेक्ट है। ठीक ना। लेकिन अगर दोनों है, ऑप्शन में अगर 270 भी है और 300 भी है, तब यहाँ आपका 270 जो है गलत हो जाएगा और 300 आपका सही हो जाएगा। ठीक। ये शैशवावस्था की स्थिति है, यानी नवजात शिशु जन्म के समय की बात है। फिर बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा, तो जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा तब उसके हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 350 हो जाएगी। ठीक ना। और उसके बाद जब वह वयस्क यानी किशोरावस्था में जाएगा तब उसकी हड्डियां जो है 206 हो जाएंगी। अब तो आपको पता चल गया कि शैशवावस्था तक कितनी रहेंगी, बाल्यावस्था तक कितनी रहेंगी और वयस्क या किशोरावस्था तक कितनी रहेंगी। समझ में आ गया? पूछा है आपसे क्या है कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 350 पाई जाती हैं। ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क के विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मस्तिष्क का विकास पूरी तरह से रुक जाता है, आकार एवं, ये भार है मेरे बच्चे, ये जो र लिखा गया है ये भार है, भार की दृष्टि से मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है और बाद में क्रियाशीलता बढ़ने पर परिपक्वता आती है। अगला क्या कह रहा है कि मस्तिष्क का केवल 50% विकास ही हो पाता है। अगला क्या है कि केवल मांसपेशियों का विकास होता है, मस्तिष्क का नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे कि मस्तिष्क का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। बाल्यावस्था में विकास कभी रुकता नहीं है। बाल्यावस्था में विकास जो है वह कभी रुकता नहीं है। इस अवस्था में मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच नए नए कनेक्शन बनते हैं। न्यूरॉन्स मतलब नसें। कहने का मतलब है कि उसके दिमाग की नसें आपस में जुड़ने लगती हैं। नसें जो हैं
जुड़ने लगती, ठीक ना। इसे विज्ञान में सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स का मतलब है कि जैसे दिमाग के अंदर नए नए रास्तों या पुलों का निर्माण हो रहा है। किस लिए हो रहा है? जैसे आपके दिमाग में आएगा ना कि दिमाग के अंदर नए नए रास्तों या पुलों का निर्माण किस लिए हो रहा है, तो सूचनाओं के आने जाने के लिए, ठीक ना। ये आपका ऑप्शन मतलब आंसर नहीं है। बी क्या कह रहा है कि आकार एवं भार की दृष्टि से मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है और बाद में क्रियाशीलता बढ़ने पर परिपक्वता आती है। तो बाल विकास विज्ञान के अनुसार लगभग 6 से 9 वर्ष की आयु, 6 से 9 वर्ष की आयु, यानी उत्तर बाल्यावस्था तक बच्चे के मस्तिष्क का आकार और वजन एक वयस्क के मस्तिष्क के लगभग 90% से 95% तक जो है पहुंच जाता है। इसके बाद मस्तिष्क का जो शारीरिक आकार है बहुत अधिक नहीं बढ़ता, बल्कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और नई चीज़ें सीखता है, वैसे वैसे उसकी दिमागी कार्यप्रणाली मतलब क्रियाशीलता बेहतर होती है और उसमें परिपक्वता आती है, ठीक ना। कहने का मतलब है कि 9 साल की उम्र के बाद दिमाग की अलमारी यानी आकार और बड़ी नहीं होती, बल्कि उस अलमारी के अंदर चीज़ों को सहेजने और इस्तेमाल करने का तरीका यानी कार्यप्रणाली बेहतर होती है। समझ गए? ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि मस्तिष्क का केवल 50% विकास ही हो पाता है। तो मानव मस्तिष्क का लगभग 80% से 90% संरचनात्मक विकास यानी शुरुआती 5 से 6 वर्षों यानी शैशवावस्था के अंत और बाल्यावस्था की शुरुआत, शैशवावस्था के अंत और बाल्यावस्था की शुरुआत तक ही हो जाता है। कितना हो जाता है? 80% से 90% के बीच। इसलिए बाल्यावस्था में केवल 50% विकास कहना गलत है, ठीक। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि केवल मांसपेशियों का विकास होता है, मस्तिष्क का नहीं। तो बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास जो है साथ साथ चलते हैं। जहां एक और गामक विकास के कारण मांसपेशियों में मजबूती आती है। किसके कारण मजबूती आती है? गामक विकास के कारण मांसपेशियों में। गामक विकास का मतलब क्या है? तो शुरुआत में बच्चा पूरे शरीर से गति करता है, यानी अपने पूरे शरीर का प्रयोग करता है। फिर धीरे धीरे अंगों पर विशेष नियंत्रण सीखता है, यानी एक अंग का प्रयोग करता है जिस अंग की जरूरत रहती है। कहने का मतलब है मेरे बच्चे कि जैसे कोई चीज़ उसको चाहिए तो पहले वो अपने पूरे शरीर पर जो है जोर देता है, फिर धीरे धीरे अपने हाथ को जो है उसकी तरफ बढ़ाता है, यानी एक अंग की तरफ प्रयोग मतलब बढ़ाता है, उसको एक अंग का उसका प्रयोग करता है वो। वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि भाषा, तर्क और स्मृति से जुड़े मस्तिष्क के हिस्सों का भी तेजी से विकास होता है। अब भाषा का विकास कैसे होता है? तो बातचीत करने और शब्दों को समझने की क्षमता होती है, ठीक ना। तर्क करने की, तो सही गलत का फैसला करने और वजह खोजने की सोच का विकास होता है। स्मृति का विकास यानी बातों को, यादों को और सीखी हुई चीज़ों को दिमाग में रखने की ताकत होती है, ठीक ना। प्रश्न आपसे क्या कहा है कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क के विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी आपका सही है कि आकार एवं भार इसको बना लीजिएगा कि दृष्टि से मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है और बाद में क्रियाशीलता बढ़ने पर परिपक्वता आती है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है
कि बाल्यावस्था में कुल शारीरिक भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का होता है? 20 से 25%, 25 से 30%, 33 से 35%, 40 से 45%। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे कि 20 से 25%। तो 20 से 25% यानी जन्म के समय और शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में, शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का लगभग 23%, यानी 20% से 25% के बीच होता है। इस अवस्था में हड्डियां बहुत कोमल होती हैं और मांसपेशियों का विकास अभी शुरुआती चरण में होता है। याद रखना, मांसपेशियां यानी कुल भार का लगभग 23%, शैशवावस्था का ये जो डाटा है ये 23% है। ध्यान देना इस चीज को, यानी 20 से 25% के बीच होता है, ठीक ना, शैशवावस्था। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि 25 से 30%। यह प्रतिशत पूर्व बाल्यावस्था को दर्शाता है, पूर्व बाल्यावस्था को दर्शाता है। इस समय बच्चों की मांसपेशियों का भार धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। जैसे 9 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का लगभग 27% हो जाता है। कितना हो जाता है? 27%, यानी 25 से 30 के बीच है ना 27%, तो वही चीज है। अगला ऑप्शन है कि 33 से 35%। तो यह उत्तर बाल्यावस्था, यह उत्तर बाल्यावस्था या 12 वर्ष की आयु के अंत तक की स्थिति को दर्शाता है। 12 वर्ष की आयु के अंत तक, बाल्यावस्था के समाप्त होने तक, यानी लगभग 11 से 12 वर्ष की आयु में बच्चे की मांसपेशियों का विकास काफी तेजी से होता है और उसके कुल शारीरिक भार का लगभग 33% से 35% हो जाता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि 40 से 45%। तो यह प्रतिशत किशोरावस्था के अंत, किशोरावस्था के अंत और एक सामान्य वयस्क के शरीर में मांसपेशियों के भार को दर्शाता है। मांसपेशियों के भार को क्या करता है? दर्शाता है। किशोरावस्था के अंतिम चरण, किशोरावस्था के अंतिम चरण, अंतिम चरण यानी 18 से 19 वर्ष, ठीक ना, तक आते आते मांसपेशियों का विकास अपने चरम पर होता है, जिससे यह कुल शारीरिक भार का कितना प्रतिशत? 44% से 45% हो जाता है, यानी उतना तक पहुंच जाता है। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि बाल्यावस्था में कुल शारीरिक भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का होता है? तो यह 33 से 35% होता है, ठीक ना। बाल्यावस्था में 35% होता है और शैशवावस्था में मैंने अभी अभी आपको बताया कि 23% होता है करेक्टली, यानी 20 से 25% के बीच होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार बाल्यावस्था की कुल समयावधि क्या है? 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 2 से 10 वर्ष, ये 5 से 11 वर्ष। इसको 5 से 11 वर्ष बना लेंगे, ठीक ना। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि 3 से 6 वर्ष, यानी सामान्य बाल मनोविज्ञान में इसे जो है क्या कहते हैं? खिलौनों की आयु कहते हैं, खिलौनों की आयु। ध्यान देना, खिलौनों की आयु यानी 3 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था। 3 से 6 वर्ष क्या मानते हैं? पूर्व बाल्यावस्था मानते हैं। इसे क्या कहते हैं कि इसे खिलौनों की आयु या प्री स्कूल आयु, यानी आरंभिक या प्रारंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक जे.एस. रॉस, किसके अनुसार? रॉस के अनुसार, रॉस के अनुसार 3 से 6 वर्ष की समयावधि को क्या माना जाता है?
पूर्व बाल्यावस्था माना जाता है। आपसे पूछेगा कि रास के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि क्या है, तो 3 से 6 वर्ष है। ठीक ना। अगला क्या कह रहा है कि 6 से 12 वर्ष। तो डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार यह बाल्यावस्था की कुल समयावधि यानी 6 से 12 वर्ष है। इसे शिक्षा की दृष्टि से जो है प्राथमिक विद्यालय की आय, प्राथमिक विद्यालय की आयु, टोली की अवस्था, टोली की अवस्था, गैंग एज, मतलब इसी को टोली की अवस्था बोलते हैं, गैंग एज, या स्फूर्त की अवस्था, स्फूर्त की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों में सामाजिकता और आदतों का निर्माण होता है। किस किस चीज का? सामाजिकता का और आदतों का निर्माण होता है। किस वर्ष में? 6 से 12 वर्ष में। ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन थोड़ा और नीचे आइए देखिए कि 2 से 10 वर्ष क्या कह रहा है। तो 2 से 10 वर्ष इस अवधि के दौरान जो है बच्चों में भाषा का जो है तेजी से विकास होता है, भाषा का तेजी से विकास, और गामक कौशल और सामाजिक व्यवहार की नींव पड़ती है 2 से 10 वर्ष में। बाकी ये 5 से 11 वर्ष, तो 5 से 11 वर्ष की आयु को मुख्य रूप से मध्य बाल्यावस्था, ये मध्य बाल्यावस्था के अंदर आएगा। ठीक ना। या इसी को स्कूली आयु भी कहा जाता है, 5 से 11 वर्ष को। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार बाल्यावस्था की कुल समयावधि क्या है, तो ये 6 से 12 वर्ष है। ठीक ना। आपका आंसर क्या है? 6 से 12 वर्ष। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हरलाक के वर्गीकरण के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या है? 6 से 9 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। सबसे पहले तो आप ये ध्यान देंगे कि 6 से 9 वर्ष और 2 से 6 वर्ष और 3 से 6 वर्ष, ये तीनों जो है पूर्व बाल्यावस्था की अवधि है। इसको ध्यान देना, यहाँ इस चीज़ को गौर करना आप लोग। ठीक ना। 6 से 9 भी पूर्व बाल्यावस्था है, 2 से 6 भी पूर्व बाल्यावस्था है, 3 से 6 भी पूर्व बाल्यावस्था है। पूछा आपसे क्या है कि पूर्व बाल्यावस्था की अवधि सीमा क्या है। अब ध्यान देना प्रश्न पे, अब ध्यान देना। ध्यान क्या देना है कि 6 से 9 वर्ष इसको किसने माना है, तो डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार जो है 6 से 9 वर्ष यह पूर्व बाल्यावस्था की अवधि है। किसके अनुसार? अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। ध्यान देना, 6 से 9 वर्ष इसको जो है अर्नेस्ट जोन्स ने माना है। बाकी 2 से 6 वर्ष को किसने माना है, तो 2 से 6 वर्ष को एलिजाबेथ हरलाक ने माना है। एलिजाबेथ हरलाक, हरलाक एक महिला मनोवैज्ञानिक हैं, ध्यान देना इस चीज़ को भी। इन्होंने जो है 2 से 6 वर्ष को माना है, एलिजाबेथ हरलाक ने, पूर्व बाल्यावस्था। 3 से 6 वर्ष तो यह भी पूर्व बाल्यावस्था है। इसको किसने माना है? ये रास के अनुसार है, ये रास के अनुसार है। बाकी 6 से 12 वर्ष तो ये 6 से 12 वर्ष जो है आपका बाल्यावस्था की अवधि है, बाल्यावस्था। ठीक ना। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, किसके अनुसार, तो हरलाक के वर्गीकरण के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि कितनी है, तो 2 से 6 वर्ष है। ध्यान देना इस चीज को, सब पूर्व बाल्यावस्था की अवधि है, लेकिन किसके अनुसार पूछा है। पेपर में आपको यह भी देखना है कि किसके अनुसार वो पूछा है, तो जिसके अनुसार वो पूछा रहेगा उसी के अनुसार आप जो है उसका आंसर देंगे। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने 9 से 12 वर्ष की आयु को किस अवस्था के अंतर्गत रखा है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था अभी मैंने आपको बताया कि 6 से 9 वर्ष इन्होंने माना है। कितना माना है? 6 से 9 वर्ष। किसने माना है? डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने माना है। उत्तर बाल्यावस्था को इन्होंने कितना माना है? तो 9 से 12 वर्ष माना है। ठीक ना। किशोरावस्था को इन्होंने कितना माना है? तो 12 से 18 वर्ष माना है। ये इन्हीं का डेटा हम बता रहे हैं, अर्नेस्ट जोन्स का ही डेटा हम बता रहे हैं। और शैशवावस्था को इन्होंने कितना माना है? तो जन्म से 5 या 6 वर्ष, 5 या
6 वर्ष। ठीक ना। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने 9 से 12 वर्ष की आयु को किस अवस्था के अंतर्गत रखा है? तो उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत रखा है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से शुरू होकर यौन परिपक्वता लगभग 11 से 12 वर्ष तक चलता है? डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स, जीन पियाजे, एलिजाबेथ हरलॉक, रॉस। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स। तो डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने पूर्व बाल्यावस्था की अवधि को कितना माना है? 6 से 9 वर्ष। अभी मैंने आपको बताया, सॉरी ये 6 से 9 वर्ष है। और उत्तर बाल्यावस्था को कितना माना है? तो 9 से 12 वर्ष माना है। ठीक ना। फिर अगला क्या कह रहा है कि जीन पियाजे। अब जीन पियाजे के अनुसार आप समझेंगे। तो जीन पियाजे जो है ये पूर्व बाल्यावस्था को इन्होंने क्या माना है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था माना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। तो इसकी अवधि कितना है? पूर्व बाल्यावस्था की अवधि कितनी है? तो 2 से 7 वर्ष है। 2 से 7 वर्ष। अरे भाई, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना है? 2 से 7 वर्ष तो माने हैं जीन पियाजे साहब। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जो है उन्होंने कितना माना है? तो 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक को कितना माना है? तो 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक को ही जीन पियाजे क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो कि 7 से 11 वर्ष होता है। समझ गए? ध्यान देना फिर से। जीन पियाजे यानी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक ना। तो जीन पियाजे के अनुसार यही पूर्व संक्रियात्मक हो गया और इसी उत्तर बाल्यावस्था को उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक माना है। ध्यान देना, ये 2 से 7 वर्ष है और ये 7 से 11 वर्ष है। अगला क्या कह रहा है? अगला क्या है? एलिजाबेथ हरलॉक। तो हरलॉक के अनुसार जो है पूर्व बाल्यावस्था की अवधि, पूर्व बाल्यावस्था की अवधि अभी मैंने आपको बताया कि 2 से 6 वर्ष है। 2 से 6 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था की अवधि जो है वह 7 से चाहे 11 वर्ष आप कहिए चाहे 12 वर्ष कहिए, यानी 7 से 12 वर्ष तो ज़्यादा करेक्टली है, लेकिन आप 11 से 12 वर्ष भी कह सकते हैं। किसके अनुसार? एलिजाबेथ हरलॉक के अनुसार। बाकी रॉस के अनुसार क्या है? तो रॉस के अनुसार जो है पूर्व बाल्यावस्था की अवधि जो है, पूर्व बाल्यावस्था, तो ये 3 से 6 वर्ष है। 3 से 6 वर्ष रॉस ने माना है पूर्व बाल्यावस्था की अवधि 3 से 6 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था को जो है, उत्तर बाल्यावस्था को इन्होंने माना है 6 से 12 वर्ष। ठीक। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? किसके अनुसार? तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था यानी 7 वर्ष से शुरू होकर यौन परिपक्वता लगभग 11 से 12 वर्ष तक चलता है? तो यह एलिजाबेथ हरलॉक के अनुसार चलता है। ठीक ना। आंसर आपका क्या है? एलिजाबेथ हरलॉक। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास की किस आयु में बालक वस्तुओं में समानता एवं अंतर को समझने लगता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। 5 वर्ष में क्या होता है? तो 5 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चे का संज्ञानात्मक विकास और अधिक जो है विकसित हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा न केवल भारी हल्के में अंतर कर सकता है, बल्कि वह सिक्कों की पहचान करता है। सिक्कों की पहचान मतलब जैसे कि ये 2 रुपए का सिक्का है, कि 5 रुपए का सिक्का है, कि 10 रुपए का सिक्का है, यानी सिक्कों को जो है वह पहचानने लगता है। जटिल आकृतियों को बनाना, तो जटिल आकृति को बनाना मतलब जैसे कठिन से कठिन चित्र अगर आप उसको दे देंगे, उसके हिसाब से देंगे, अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन आप दे देंगे, जैसे उसके अनुसार आप देंगे तो वो जो है बना सकता है, यानी जटिल आकृतियों को बना सकता है। रंगों के नाम बताना, जैसे रंग का नाम आपने दे दिया, जैसे ये लाल कलर है, आपने पूछा बेटा ये कौन सा कलर है, तो बताएगा कि ये रेड कलर है। आपने उसको पीला कलर दिखाया तो ये भी बताएगा कि ये पीला कलर है, यानी येलो कलर है। ठीक ना। यानी रंगों के नाम वो बता सकता है। दाएं बाएं के अंतर को भी वो आपको समझा सकता है कि ये दायां है और ये बायां है। ठीक ना। कितने वर्ष का बच्चा?
5 वर्ष का बच्चा। 6 वर्ष का बच्चा क्या कर सकता है? तो 6 वर्ष का बच्चा जो है स्कूल जाना शुरू करता है। 6 वर्ष का बच्चा जो है स्कूल जाना शुरू करता है और छोटे वाक्यों व सरल निर्देशों को आसानी से समझ लेता है। अब सरल निर्देश का मतलब क्या है कि जैसे आपने कहा बेटा किताब टेबल पर रख दो, बच्चे से आपने कहा कि बेटा किताब जो है वो टेबल पर रख दो, तो बच्चा समझ जाएगा कि आपने जो है किताब रखने के लिए कहा है, तो बच्चा जो है किताब को टेबल पर रख देगा। दूसरी चीज़ कि वह सामान्य रूप से परिचित वस्तुओं जैसे कुत्ता और बिल्ली को अलग पहचान सकता है। जैसे कुत्ता को कुत्ता समझेगा, बिल्ली को बिल्ली समझेगा। लेकिन 6 वर्ष का बालक वस्तुओं के आंतरिक या अमूर्त गुणों के आधार पर समानता और अंतर का विश्लेषण नहीं कर पाता। यानी ये आपका आंसर नहीं है। 2 ऑप्शन तो कट गया, न तो 5 वर्ष हुआ, जब 6 वर्ष कट गया तो 5 वर्ष वैसे ही कट गया। आते हैं 7 वर्ष में, तो 7 वर्ष क्या कहता है? तो 7 वर्ष यानी पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार 7 वर्ष की आयु से बच्चे में कौन सा जो है शुरू हो जाता है, कौन सी अवस्था? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो है शुरुआत हो जाती है। बालक अपने सामने रखी वस्तुओं को देखकर उसमें जो है अंतर स्पष्ट कर ले जाता है। यानी वस्तुओं को देखकर उनके बीच बारीकी से समानताएं और अंतर स्पष्ट रूप से समझने लगता है। यानी वह तार्किक चिंतन करने लगता है। 7 से 11 वर्ष में मूर्त अवस्था में तो जो है तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है ना, ठीक। जैसे वह समझने योग्य हो जाता है, अन्य क्षमताएं भी उसके अंदर आ जाती हैं, जैसे भार, संख्या, दूरी और वस्तुओं के संरक्षण को भी वह जो है क्या करता है, समझने लगता है। कितने साल का बच्चा? 7 साल का बच्चा। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा रहता है वह इन सब चीज़ों को जो है समझने लगता है। क्या क्या समझने लगता है? समानताएं और अंतर स्पष्ट करना जान जाता है, भार, संख्या, दूरी और वस्तुओं के संरक्षण को समझने लगता है 7 वर्ष का बालक। अगला ऑप्शन क्या है? 9 वर्ष। ये हो सकता है आपका आंसर 7 वर्ष वाला, लेकिन नीचे भी देखेंगे कि नीचे क्या कह रहा है अभी 9 वर्ष वाला। तो 9 वर्ष वाला जो होता है, इस आयु में बच्चे की तार्किक और गणितीय क्षमताएं पहले से अधिक मजबूत हो जाती हैं। जो तार्किक क्षमता है उसकी, जो सोचने समझने की है, वो थोड़ा और मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब वो 9 वर्ष में पहुंच गया है। वह दिन, तारीख, समय, वर्ष और मुद्रा जैसे रुपया पैसा की सही गणना करने में जो है वह सक्षम हो जाता है। कितने वर्ष का बच्चा? 9 वर्ष का बच्चा। समानता और अंतर को समझने की जो क्षमता 7 वर्ष में शुरू हुई थी वह 8 वर्ष यानी 9 वर्ष तक आते आते जो है अधिक गहरी और विस्तृत हो जाती है। क्योंकि 7 वर्ष में शुरुआत हो जाती है तो 9 वर्ष तक आते आते जो है वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, लगभग मतलब बहुत अत्यधिक समझने लगता है उस चीज़ को। तो प्रश्न में आपसे पूछा क्या है कि बाल विकास की किस आयु में बालक वस्तुओं में समानता एवं अंतर को समझने लगता है? तो ये लगभग जो है 7 वर्ष। आंसर आपका क्या है? 7 वर्ष। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बालक में द्रुत गति, बिना रुके से पढ़ने और तार्किक चिंतन की क्षमता किस आयु में विकसित होने लगती है? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष। तो सबसे पहले ऑप्शन ए यानी 8 वर्ष को देखेंगे। तो 8 वर्ष में बच्चे का तार्किक चिंतन और जो है अधिक व्यवहारिक होने लगता है। तार्किक चिंतन जो है वह अधिक व्यवहारिक होने लगता है। अब तार्किक चिंतन का मतलब यानी जो उनके सामने वस्तु रखी है उनके विषय में सोचना वह शुरू कर देते हैं। कितने वर्ष का बच्चा? 8 वर्ष का। और व्यवहारिक होने का मतलब क्या है? तो व्यवहारिक होने का मतलब कि काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलते हैं। जैसे बच्चा गुड़िया से खेलता था तो उसे सजीव मानता था, ठीक ना, लेकिन उसे पता हो गया है कि यह एक गुड़िया है। क्या पता हो गया है? कि यह एक गुड़िया है। उसके पहले तो वह उसे सजीव मानता था, मतलब बच्चा यह जानता था कि गुड़िया जो है इसके अंदर जान है, अगर ये गिर जाएगी तो ये रोएगी, इसको भूख लगेगा तो ये रोएगी। लेकिन जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाता है तो उसके अंदर ये हो जाता है कि नहीं जो है ये गुड़िया है, ठीक ना। और 8 वर्ष का बालक और क्या करता है? तो 8 वर्ष का बालक जो है आपको कहानियाँ सुनाने लगता है। कहानियाँ जब आप बैठते हैं घर पे, बोलो बच्चा थोड़ा कहानी सुनाओ, बच्चा खूब मज़ेदार कहानियाँ आपको सुनाता है कि नहीं? अच्छा, नहीं सुनाता होगा तो आज आप लोग जो है अपने अपने घर के बच्चे को बैठाएंगे और एक एक कहानियाँ सुन के हमको जो है कमेंट करेंगे, ठीक ना।
चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है 10 वर्ष। 10 वर्ष में क्या करता है बच्चा? तो 10 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चे की भाषा और पढ़ने के कौशल में जो है प्रवाह आ जाता है। यानी बच्चा जो है मतलब पढ़ने लगता है, अच्छे से पढ़ने लगता है, ठीक ना। और जिससे वह बिना रुके यानी तेज गति, द्रुत गति से जो है पढ़ने में सक्षम होने लगता है, यानी तेज प्रवाह में पढ़ता है वो, बर्राक जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक ना। इस उम्र में बच्चा अंधविश्वास या सुनी सुनाई बातों के बजाय सरल दैनिक घटनाओं के पीछे छिपे वास्तविक कारणों को खोजने और तार्किक रूप से सोचने लगता है, ठीक ना। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? 11 वर्ष। तो इस आयु में बच्चों में जो है तर्क, जिज्ञासा और बारीकी से निरीक्षण करने की शक्तियों का बहुत अधिक विकास हो जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है यह मूर्त संक्रियात्मक का जो है अंतिम चरण होता है 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष है ना, तो 11 वर्ष जो है वही है कि मूर्त संक्रियात्मक का जो है अंतिम चरण होता है, जहां बच्चा सामने रखी चीज़ों पर पूरी तरह तार्किक नियम लागू कर सकता है। यानी सामने अगर बच्चे के सामने वस्तु को रखा गया है तो बच्चा उसके विषय में सोच समझ सकता है, ठीक ना। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 12 वर्ष। तो यह बाल्यावस्था के अंत और किशोरावस्था की शुरुआत का समय है। बाल्यावस्था के अंत और किशोरावस्था की शुरुआत। इस आयु में बालक उन चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। यानी जो उसके सामने वस्तु नहीं है उसके विषय में भी वह सोचने समझने लगता है। कठिन एवं पेचीदा समस्याओं को जो है सुलझाने की समस्या उसके अंदर आ जाती है। चाहे कठिन से कठिन या कोई समस्या हो तो वह समझ सकता है, मतलब उसको सुलझा सकता है उस समस्या को। अमूर्त विचारों की समझ भी उसके अंदर आ जाती है, या जटिल तर्क शक्ति का विकास जो है इस उम्र तक उसके अंदर दिखाई देने लगती है। किस वर्ष तक? 12 वर्ष तक। लेकिन प्रश्न में आपसे कहा है कि वह द्रुत गति से बिना रुके पढ़ने और तार्किक चिंतन की जो है उसके अंदर जो है आयु किस आयु में विकसित होने लगती है? तो ये 10 वर्ष में होती है। आपका आंसर क्या है मेरे बच्चे? 10 वर्ष, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस वर्ष का बालक समय, दिन, दिनांक और वर्ष आदि को समझने लगता है? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो सबसे पहले आप 7 वर्ष के विषय में जानेंगे। 7 वर्ष में यह चरण जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का आरंभिक काल है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का आरंभिक काल यानी प्रारंभिक काल, जहां बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक काल के अहम केंद्रित भाव से बाहर आने लगता है। अब ध्यान देना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है अहम केंद्रित का भाव रहता है। अहम केंद्रित का भाव मतलब समझते हैं कि बच्चा जो है अहम केंद्रित भाव से आने का मतलब कि बच्चा यह समझने लगता है कि जो उसे पसंद है, ये मूर्त की बात या पूर्व की समझ लीजिए, पूर्व संक्रियात्मक। जैसे बच्चा ये समझेगा कि जो खिलौना मुझे पसंद है वह मेरी मम्मी को भी पसंद है, या मेरे भैया को भी पसंद है, या किसी को भी पसंद है। ये पूर्व संक्रियात्मक की बात मैं कर रही हूँ, ठीक ना। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक में यानी 7 वर्ष में उसके अंदर ये भाव आ जाएगा कि जो खिलौना मुझे पसंद है कोई ज़रूरी नहीं है कि वह सबको पसंद है। वही चीज़ कहा है ना कि बच्चा जो है अहम केंद्रित भाव से बाहर आने लगता है, यानी उसको ये समझ हो जाती है कि जो मुझे पसंद है कोई ज़रूरी नहीं है कि वह सबको पसंद आए, ठीक। इस उम्र में बच्चा संख्याओं के संरक्षण और वस्तुओं को आकार या लंबाई के क्रम में लगाने की बुनियादी शुरुआत करता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना कि संख्याओं के संरक्षण। अब ये संख्याओं के संरक्षण का मतलब क्या है कि जैसे आपने 2 लाइनें बनाई, ऐसे आपने 2 लाइनें बना दी, एक छोटा बनाया और एक लंबा बना दिया आपने, और इसमें आपने क्या किया? संख्याओं का संरक्षण हम बता रहे हैं, ध्यान देना। संख्याओं का संरक्षण आपने क्या किया कि सिक्का लिया। किसका सिक्का लिया? 5-5 का सिक्का लिया। जैसे 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, 5 सिक्का, एक लाइन में आपने लगा दिया। दूसरे लाइन में भी आप 5 सिक्का लगाएंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन ये लाइन आपकी क्या है? लंबी है ना। तो इसमें क्या होता है कि 7 वर्ष का बालक जो है वो समझ जाएगा, क्या समझ जाएगा कि ये और ये दोनों बराबर हैं,
इसमें क्या किया गया है कि सिक्के को थोड़ा नज़दीक कर दिया गया है और इसमें जो है सिक्के को थोड़ा दूर कर दिया गया है। यही है संख्याओं का संरक्षण। समझ गए। और दूसरी चीज कि आपसे कहा है कि वस्तुओं को आकार या लंबाई के क्रम में लगाना, यानी क्रमबद्धता। इसे क्या कहते हैं? क्रमबद्धता। अब ये क्रमबद्धता क्या है? तो इसका मतलब है कि बच्चा वस्तुओं को उनकी किसी विशेषता मतलब चाहे वह लंबाई हुआ, आकार हुआ, वजन हुआ या ऊंचाई हुआ के आधार पर जो है वह सही क्रम बढ़ता या घटता क्रम, ठीक ना, बढ़ते या घटते क्रम में जो है व्यवस्थित करना सीख जाता है। क्रमबद्धता, ध्यान देना, पूछता है कि क्रमबद्धता का विशेषता, तो ये जीन पियाजे का है क्रमबद्धता, इसीलिए मैं समझा रही हूँ आपको उदाहरण के माध्यम से। अब मैंने आपसे बताया ना कि बच्चा जो है वस्तुओं को उनकी किसी विशेषता यानी लंबाई, आकार, वजन या ऊंचाई के आधार पर जो है सही क्रम में, बढ़ता या घटता क्रम में जो है वह व्यवस्थित करना सीख जाता है। अब कैसे सीख जाएगा? अब ध्यान देना यहाँ पे। जैसे आपने बच्चे को क्या किया? पेंसिल दिया। पेंसिल कैसा दिया? कोई छोटा दिया, कोई बड़ा दिया, ठीक ना, कई पेंसिल आपने दिया। आपने कहा बच्चा बेटा इसको जो है आरोही क्रम में लगाओ। आरोही क्रम का मतलब समझते हैं ना? आरोही क्रम का मतलब होता है वह बढ़ते हुए क्रम में। तो आपने बच्चे को पेंसिल दिया तो आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटा लगाएगा, फिर क्या करेगा बच्चा? उससे बड़ा लगाएगा, फिर क्या करेगा बच्चा? उससे बड़ा लगाएगा। ऐसे वो बढ़ाते हुए उसको चला जाएगा। यानी बच्चे को यह पता हो गया है कि आरोही क्रम इसे कहते हैं, यानी क्रमबद्धता। फिर आपने कहा बेटा अच्छा इसी को अवरोही क्रम में लगा दो, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है मेरे बच्चे घटते हुए क्रम। इसी को जो है पलट देगा। पलटने का मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। समझ में आ गया आपको? अगले ऑप्शन पे चलेंगे, यानी 8 वर्ष। 8 वर्ष में क्या होता है कि बच्चा घड़ी में सामान्य समय देखना या आज, कल, परसों जैसे बुनियादी शब्दों का प्रयोग जो है शुरू करता है। आप लोग भी खूब बोलते हैं आज, कल, परसों, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, बोलते हैं ना। तो वही चीज़ बच्चा भी जो है शुरू कर देता है। और क्या करता है? कैलेंडर की जटिलताओं यानी जैसे दिनांक और वर्ष का गहरा संबंध जो है अभी वह भ्रमित रहता है। 8 वर्ष के बालक में उसके अंदर भ्रम रहता है, यानी पूर्ण रूप से वह समझ नहीं सकता है, थोड़ा मोड़ा समझता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं समझता है। 9 वर्ष का बालक क्या करता है? तो 9 वर्ष का बालक जो है इस आयु में बच्चे की तार्किक और मानसिक योग्यता काफ़ी सुदृढ़ और व्यवस्थित हो जाती है। यानी तार्किक और मानसिक योग्यता जो होती है उसकी काफ़ी जो है मजबूत हो जाती है। पियाजे के अनुसार 9 वर्ष की आयु तक आते आते जो है बच्चा भौतिक जगत के नियमों को पूरी तरह समझ जाता है। भौतिक नियमों को जो है पूरी तरह समझ आता है। अब ये भौतिक नियम का मतलब क्या है? तो भौतिक नियम का मतलब कि प्रकृति के बुनियादी नियम, जैसे कि भारी चीज का पानी में डूबना। बच्चा ये समझ जाएगा कि अगर कोई भारी चीज है, अगर पानी में आप उसको डालोगे तो पानी में वह डूब जाएगा। उसके अंदर समझ में आ गई भौतिक जगत की। और जैसे किसी वस्तु का आकार बदलने पर भी उसका वजन नहीं बदलता है। जैसे उसका आकार आप बदल देंगे तो यह जो है उसका वजन नहीं बदलेगा। यह संरक्षण का नियम है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी को आप ले करके जैसे चाहे एक बड़ा गोला बना दीजिए, चाहे इसका छोटा छोटा गोला आप बना दीजिए, लेकिन बच्चा ये समझ जाएगा कि दोनों की मात्रा जो है बराबर है। ठीक है। और जैसे उनके आकार या रंग के आधार पे बदलना, जैसे बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि कोई चीज़ है, उनको आकार या रंग के आधार पर जो है उसको जो है वो अलग अलग कर लेगा। जैसे कैसे अलग कर लेगा? जैसे आप सेब रख दीजिए, इसमें बहुत सारे सेब को रख दीजिए और बच्चे से कहिए कि जिसको इसका आकार और रंग दोनों के हिसाब से आपको अलग करना है। अब पूरा सेब भरा है, इसमें सेब किस कलर का है? एक बहुत ज़्यादा रेड कलर है, एक थोड़ा हल्का है, और कुछ बड़ा सेब है, कुछ छोटा सेब है। तो आकार के आधार पे यह जो है क्या करेगा, 2 टोकरी में एक में बड़े बड़े सेब को रख देगा, एक में छोटे छोटे सेब को रख देगा, ये समझ जाएगा। और जैसे रंग के आधार पे तो एक में वो लाल कलर वाला ज़्यादा भर देगा और जो हल्का लाइट कलर वाला है वो दूसरे टोकरी में रख देगा। कहने का मतलब उसको दोनों चीज़ पता है, आकार और रंग के आधार पर जो है उसको वो अलग कर सकता है। कितने वर्ष का बालक? 9 वर्ष का बालक। और इस उम्र में बालक जो है समय, दिन, दिनांक, महीना या
वर्ष, क्षेत्रफल जैसे जटिल अमूर्त संबंधी जो है इकाइयों के बिना किसी भ्रम के यानी पूरी तरह जो है वह समझने लगता है। ये जो दिन, दिनांक और वर्ष सब है जो पूर्ण रूपे जो है समझने लगता है किस वर्ष में, लगभग 9 वर्ष में। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि 10 वर्ष। 10 वर्ष में क्या होता है कि यह मूर्त अवस्था का परिपक्व काल है। कौन सा काल है? परिपक्व काल है, मूर्त अवस्था का, जो बच्चे को अगली यानी उच्च अवस्था, अगली उच्च अवस्था यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के लिए जो है तैयार करता है। कितने वर्ष के बालक को? 10 वर्ष के बालक को। बच्चा भार के संरक्षण और जटिल तार्किक संबंधों को आसानी से समझ लेता है। अब भार के संरक्षण का मतलब, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि 1 किलो अगर मिट्टी है, उसका एक आप बड़ा गोला बना दीजिए और उसी मिट्टी का जो है आप छोटा छोटा गोला बना दीजिए, तो बच्चा यह समझ जाएगा कि दोनों की मात्रा समान है, यानी जितनी मिट्टी इसमें लगी है उतनी ही मिट्टी इसमें लगी है। दूसरी चीज कि जटिल तार्किक संबंध का मतलब, अब ये जटिल तार्किक संबंध का मतलब होता है कि जैसे आपने बच्चे से कहा कि बेटा ए जो है वह बी से बड़ा है, यानी ए बड़ा है और बी छोटा है। कहने का मतलब यही हुआ आपका ना कि ए जो है वह बी से बड़ा है। फिर आपने कहा बेटा बी जो है वह सी से बड़ा है, सी से बड़ा है। अब बी यहाँ बड़ा हो गया और सी जो है छोटा हो गया, तो फिर बिना सोचे समझे यानी बच्चा अपना दिमाग तुरंत लगाएगा, इसको आपका देखेगा भी नहीं, बच्चा यह तुरंत समझ जाएगा कि ए जो है वह सी से भी बड़ा है, यानी सी से बी भी बड़ा है और ए भी बड़ा है। ठीक ना? तो बच्चा यह चीज़ समझ जाएगा, यानी जटिल तार्किक संबंध उसके समझ में आ जाएगी। ये 10 वर्ष का बालक था, ठीक ना? लेकिन प्रश्न में आपसे क्या कहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस वर्ष का बालक समय, दिन, दिनांक और वर्ष आदि को जो है समझने लगता है? तो यह जो है 9 वर्ष का बालक समझने लगता है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस आयु में बालक जटिल या कठिन शब्दों को समझने की क्षमता विकसित कर लेता है? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष। तो 8 वर्ष में क्या होता है? तो इस आयु में बच्चा जो है व्याकरण के सरल नियमों को जो है समझ लेता है और सीधे सरल वाक्य आसानी से बोल या पढ़ सकता है। कितने वर्ष का बालक? 8 वर्ष का बालक जो है। और 8 वर्ष के बालक का जो शब्दकोश होता है वह लगभग जो है 3000 से 5000 तक होता है। कितना होता है? 3000 से 5000 शब्दों का हो जाता है। और वे केवल उन्हीं शब्दों या विचारों को जो है समझ पाते हैं, वे केवल उन्हीं शब्दों या विचारों को समझ पाते हैं जो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हो। ठीक ना? और वे अमूर्त या अत्यधिक जटिल शब्दों को समझने में असमर्थ होते हैं। 8 साल का बच्चा, यानी अब ये आपका आंसर जो है गलत हो गया, क्योंकि समझ नहीं सकता है। कहने का मतलब है कि अत्यधिक जटिल शब्दों को समझने में क्या होती है? उसे असमर्थता होती है। इसका मतलब ये आंसर आपका नहीं है, जो ये वाला ऑप्शन है, ए वाला। आते हैं बी वाले यानी 10 वर्ष पे। 10 वर्ष में क्या होता है कि 10 वर्ष की आयु तक बच्चों में जो है अधिक तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। लंबे गद्यांश हुए या पैराग्राफ को जो है वह समझकर पढ़ने लगते हैं। और इस उम्र में बच्चा जो है शब्दों की बारीकियां यानी मुहावरा, चुटकुले को जो है वो समझना शुरू कर देते हैं। और अत्यधिक कठिन और जटिल शब्दों को पूरी तरह समझने में जो है उन्हें क्या होती है? कठिनाई होती है। कहने का मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत है। 10 वर्ष भी आपका गलत है, क्योंकि इसे भी उन्हें जो है समझने में क्या होती है? कठिनाई होती है। 11 वर्ष में क्या होता है? तो 11 वर्ष में जो जीन पियाजे हैं उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है 11 वर्ष, चाहे आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत कहिए, चाहे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का अंत कहिए, दोनों बात बराबर है, गलत नहीं है। ठीक ना? अगर आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं तो शुरुआत हो जाती है, चाहे आप 11 वर्ष कहिए चाहे आप 12 वर्ष कहिए। ठीक ना? कन्फ्यूजन मत पैदा करना इसमें। उनके अंदर जो है तार्किक क्षमता सोचने की जो है शुरुआत हो जाती है। आपसे पूछेगा कि तार्किक क्षमता जो है शुरुआत
कब होती है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। मेरे बच्चे ध्यान देना, ठीक ना। तार्किक अवस्था की जो है शुरुआत ये मूर्त में होती है, और परिपक्व यानी अमूर्त चिंतन जो है वह 12 वर्ष यानी इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। ये अमूर्त चिंतन चाहे वो शुरुआत लिखे रहे, चाहे परिपक्व लिखे रहे, जो भी लिखे रहे, अगर अमूर्त लिखा है तो वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। लेकिन तार्किक चिंतन अगर लिखा है और उसमें लिखा है कि प्रारंभ यानी शुरुआत होता है, तब इसका आंसर होगा मेरे बच्चे मूर्त संक्रियात्मक। इसको ध्यान देना, ये प्रश्न आया हुआ है, मैं बता दे रही हूँ आपसे। और जैसे इसके अंदर तार्किक क्षमता सोचने की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, अभी अभी मैंने आपको बताया। और वे शब्दों के पीछे दिए गुप्त अर्थ, मतलब उसका अर्थ क्या है, या व्यंग्य, जैसे शब्द लिखा रहता है उसमें व्यंग्य होता है ना, वो भी समझ जाता है। कठिन शब्दावलियों को समझने के योग्य हो जाता है। कितने वर्ष का बालक? 11 वर्ष का बालक। 12 वर्ष में क्या होता है, तो 12 वर्ष की आयु तक अमूर्त चिंतन और तार्किक क्षमता जो है अधिक सुदृढ़ हो जाती है। अभी अभी मैंने बताया आपको कि अमूर्त चिंतन और तार्किक क्षमता अधिक सुदृढ़ यानी मजबूत हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। इस आयु में बच्चे न केवल जटिल शब्दों को समझते हैं, बल्कि अपनी बातचीत और लेखन भी कठिन व तकनीक शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करने लगते हैं। यानी कठिन शब्द भी वो लिखने पढ़ने लगते हैं, बातचीत भी अच्छे से वो करने लगते हैं। कितने वर्ष के बालक? 12 वर्ष के बालक। प्रश्न आपसे क्या पूछा है मेरे बच्चे कि किस आयु में बालक जटिल या कठिन शब्दों को समझने की क्षमता विकसित कर लेता है, तो यह 11 वर्ष के बालक की हो जाती है। आंसर आपका क्या है? 11 वर्ष। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस आयु का बालक कहानियां सुनाने में सक्षम हो जाता है? 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष। तो 8 वर्ष का बालक जो होता है वह भाषा और तर्क के ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां वह सुनी हुई या खुद से सोची हुई कहानियों को सही क्रम और अर्थ के साथ सुनाने में आपको सक्षम हो जाता है। ठीक ना। 8 वर्ष का बालक जो है आपको कहानियां सुनाने में क्या हो जाता है? सक्षम हो जाता है, जो कि आपका आंसर है। 9 वर्ष में क्या होता है? तो 9 वर्ष का बालक अभी अभी मैंने आपको बताया कि समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को जो है समझने लगता है। अब मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं, कीवर्ड समझ लो। 9 वर्ष का बालक क्या कर लेता है? समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है। 10 वर्ष का बालक क्या करता है? तो 10 वर्ष का बालक द्रुत गति यानी बिना रुके से पढ़ने लगता है तथा तार्किक चिंतन की क्षमता विकसित होने लगती है। 10 वर्ष का बालक। 11 वर्ष का बालक क्या करता है? तो कठिन शब्दों को समझने लगता है, कठिन शब्दों को समझने लगता है। लेकिन कहानियां सुनाने में सक्षम किस वर्ष का बालक हो जाता है? तो 8 वर्ष का बालक हो जाता है। ठीक ना। तो चलिए हम लोगों का प्रश्न यही खत्म हुआ। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो मेरे बच्चे तो एक लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर देना आप।